Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel Learn Botany with Sia Classes. प्लांट हार्मोन की सीरीज में हमने ऑलरेडी 3 हार्मोन्स कंप्लीट कर लिए थे और एबीए स्टार्ट किया था। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, केवल एक छोटा टॉपिक रह गया, मैकेनिज्म ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली उसकी मैकेनिज्म पर ही है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हार्मोन का जो भी फंक्शन प्लांट में है, ठीक है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे काम करता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, या ये कहे कि मैकेनिज्म की ही बेसिस पे ये पता लगता है कि एक्चुअल में सेल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से वो पर्टिकुलर हार्मोन कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली आज जो हमने मतलब ये कह सकते हैं जो एबीए का फिजियोलॉजिकल फंक्शन लिया है वो बेसिकली एक्ट एज अ एंटी ट्रांसपायरेंट। पहले ये समझ लेते हैं कि एंटी ट्रांसपायरेंट क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर जब मैं एब्सिसिक एसिड का ले रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि ये स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन क्यों? क्योंकि जब कभी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आती है प्लांट के पास, ठीक है, उस दौरान एब्सिसिक एसिड का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस दौर ये भी कह सकते हैं कि प्लांट के सर्वाइवल में ये हेल्प करता है। ठीक है, इस वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो आज जो और एंटी ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब हुआ? जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस में भी नेचुरल और सिंथेटिक अगर वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देता है तो वो कहलाता है एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो ही एबीए कैसे काम करता है आज उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर एंटी ट्रांसपेरेंट की बात करें तो उसमें भी 2 तरह के हो सकते हैं। कौन से? एक तो नेचुरल हो सकते हैं लाइक एब्सिसिक एसिड, और सिंथेटिक में जैसे आपने प्रैक्टिकल लैब जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तो लैब में भी किया होगा, वैक्स की कोटिंग कर दी और तब उसमें ट्रांसपिरेशन धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आप वैक्स की कोटिंग कर देते हो, है ना, सील कर देते हो प्लांट को। तो वो बेसिकली जो वैक्स है वो क्या है? क्यों? ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देना, या फिर जो आपने अपरेटस या सेटअप लगाया है वो किसी तरह से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, है ना। तो जो वैक्स है वो बेसिकली एक कह सकते हैं कि जो आप अप्लाई करोगे या ग्रीस लाइक सब्सटेंस कुछ अप्लाई करते हो तो ये सारा आ जाता है सिंथेटिक एंटी ट्रांसपायरेंट में, क्योंकि ये अप्लाई करने पर लीफ की सरफेस पे अगर लगा देते हैं तो फिर जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड कैसे काम करता है स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ बेसिकली ये गार्ड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि आपको मालूम है जब ट्रांसपिरेशन की बात होती है तो स्टोमेटा ही उसमें मेन अपरेटस होता है। ठीक है, तो एबीए कैसे काम कर रहा है? सबसे पहले अगर आपको याद होगा जब स्टोमेटल फिजियोलॉजी बता रही थी तो जो भी ये मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग वाला काम हो रहा था वो बेसिकली किस बेसिस पे हो रहा था? जब गार्ड सेल की ही मेम्ब्रेन में जो मौजूद होते हैं प्रोटॉन पंप, है ना, वो ही जब एक्टिवेट हो जाता था तब वो पूरा साइकिल चलता था, राइट। कि उसके बाद में वो फाइनली कहाँ पे पहुंचता था कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था, जिसकी वजह से नियर जितनी भी सब्सिडियरी सेल्स थी वहाँ से पानी कहाँ पे गार्ड सेल में जाने लगता था। और जैसे ही वो गार्ड सेल में जाता था देन क्या होगा कि जो भी गार्ड सेल होती है वो धीरे धीरे स्वेल करने लग जाती है, या ये कहें कि टर्जिडिटी मेंटेन होने लगती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही स्वेल करेगी वो गार्ड सेल तो स्टोमेटा अल्टीमेटली ओपन हो जाते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई स्टोमेटा के ओपनिंग की। अब एबीए कैसे उसकी क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रेस कंडीशन आ रही है। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, उस दौरान क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले जैसे सभी हार्मोन्स होते हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होता है, वैसे ही यहाँ पे जो गार्ड सेल है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर है। किसका? एबीए का रिसेप्टर। एबीए का मॉलिक्यूल आता है रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। जैसे ही ये बाइंड करता है तो ये जो रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये क्या करता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड पीएलसी
फॉस्फोलाइपेज सी एक एंजाइम होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। उसके एक्टिवेशन से क्या होता है कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड, जिसे वो टारगेट करता है। कौन? पीएलसी, जो कि एंजाइम है। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज दैट मीन्स किसी ना किसी लिपिड की ब्रेकडाउन, लिपिड को या तो ब्रेक डाउन कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा होगा। ठीक है, जैसे भी है। तो पीएलसी एक्टिवेट कर, पीएलसी मतलब एक्टिव हुआ, उसने क्या जनरेट किया? IP3। ठीक है, ये IP3 फाइनली जाता है जो वैक्यूल है, गार्ड सेल के पास जो वैक्यूल है, वहां पर एक कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होता है जो कि IP3 गेटेड होता है। दैट मीन्स अगर सेल के पास IP3 प्रॉपर अमाउंट में है तो वो IP3 इस कैल्शियम आयन चैनल से की अपर सरफेस पे जाके बाइंड कर जाता है, या कह रहे हैं कि जो रिसेप्टर साइट होती है वहां से जाकर के इसको रिकॉग्नाइज करता है, किसको? कैल्शियम आयन चैनल को। और ये है कहाँ पर? टोनोप्लास्ट पे। टोनोप्लास्ट दैट मीन्स कि ये वैक्यूल है किसकी? प्लांट सेल के पास। हर प्लांट सेल के पास कहीं ना कहीं वैक्यूल होती है। इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट सेल यहाँ पे छोटी होती है, बट ऐसा नहीं है कि होगी नहीं। ठीक है, तो ये कैल्शियम जैसे ही IP3 जा करके बाइंड करा कैल्शियम आयन चैनल से, तो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम आयन चैनल था वो अब ओपन हो जाता है, और जितना भी स्टोर्ड कैल्शियम आयन था वो सारा का सारा साइटोसॉल में ट्रांसफर होने लगता है। जब धीरे धीरे साइटोसॉल में कैल्शियम की जो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होने लगती है। ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयन है, ये 3 तरह के इफेक्ट्स डालता है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होता है कि सबसे पहले ये जैसे ही इंक्रीज करेगा कैल्शियम का लेवल, ये क्या करता है? क्लोराइड आयन का जो चैनल है, कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। किसकी? गार्ड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसको ओपन कर देता है, जिससे क्या होता है कि जितना भी क्लोराइड आयन है वो सारा का सारा बाहर जाने लगता है। अब क्या हुआ? इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा? डिपोलराइज हो जाएगा ना, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले नेगेटिव था चार्ज, राइट। अब जैसे ही ये बाहर जाएगा तो ये हो गया ना कि यहाँ पे पॉजिटिविटी बढ़ गई। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब यानी कि कोई इसी के बराबर चार्ज वाला जो मतलब मॉलिक्यूल होगा उसको बाहर निकालो, उसी को मतलब मॉलिक्यूल क्या? आयन को। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि कैल्शियम का दूसरा इफेक्ट था वो क्या पड़ा कि उसने जो पोटेशियम का चैनल है उसको ओपन कर दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि पोटेशियम जो आयन थे वो बाहर आने लगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि अभी पॉजिटिविटी थी और ऑलरेडी और ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई। ठीक है, बैलेंस तो हो गया एक तरह से, चार्ज तो बैलेंस हो गया, राइट। लेकिन साथ में और दूसरी चीज़ क्या हुई कि यहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन थी ना, इन कंपैरिजन टू आउटसाइड कम हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। ठीक, तीसरी बात क्या हुई कि जैसे जैसे कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है, तो ये जो पीएच है, गार्ड सेल की जो पीएच है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। दैट मीन्स कि अभी तक जो स्टोमेटा ओपन थे, H+ आयन अंदर आ रहे थे, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? पीएच बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स कि एसिडिटी की बजाय एल्कलाइनिटी बढ़ रही है। दैट मीन्स राइज टू मतलब कि अप टू 7 से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उससे क्या होता है? जैसे ही ये पीएच बढ़ता है गार्ड सेल का, वो क्या करता है? उसकी वजह से ये जो प्रोटॉन पंप था, जो कि मेन मतलब इनिशियल इवेंट यही होता था कि प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता था, उसके बाद में स्टोमेटा ओपन होते थे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो पीएच जैसे ही बढ़ी तो इसने क्या किया? इनहिबिट कर दिया किसको? प्रोटॉन पंप को, जिसकी वजह से प्रोटॉन का जो मतलब प्रोटॉन पंप की जो फंक्शनिंग थी, H+ का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रुक गया। तो अपने आप अल्टीमेटली जो एसिडिटी बढ़नी भी थी, यानी कि पीएच कम भी होना था, फर्दर मतलब कि प्रोसेसिंग होने के बाद स्टोमेटल फिजियोलॉजी जो चलती थी, वो जो काम होता था वो अब नहीं हो रहा है। तो फाइनली हुआ क्या कि यहाँ की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी कम हो गई, वाटर यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा कि उसको बैलेंस करने के लिए एंडोऑस्मोसिस की बजाय क्या होगी? अब एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगी। जैसे ही एक्सोऑस्मोसिस होती है तो फाइनली क्या होगा कि जो सेल होगी वो क्या होगा? वो धीरे धीरे कंप्रेस करने लगेगी, और जैसे ही वाटर बाहर आता है तो फाइनली
जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एब्सिसिक एसिड है वो स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट की हेल्प करता है। क्या हेल्प किया उसने कि जो ट्रांसपिरेशन रेट थी, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट किसी तरह से कम करने के लिए सबसे पहला जो अगर हम क्लॉज लगा सकते हैं वो क्या है कि स्टोमेटा बंद कर दो। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन वाटर का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्योंकि अब पूरी तरह से हम सारी पत्तियां जैसे एब्सिशन के थ्रू या कैसे भी पूरी की पूरी पत्तियां तो प्लांट नहीं गिरा सकता ना, तो जो रेस्ट ऑफ दी है लेकिन उसको कम कर सकता है। जितनी रेस्ट ऑफ दी लीव्स बची हैं वहां पर ये फिजियोलॉजी जो स्टोमेटल फिजियोलॉजी है वहां पर ABA ऐसे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये फाइनली एक छोटा सा एग्जांपल था कि ABA प्लांट सेल में कैसे एक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में करके क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।